हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? हमने कक्षा में राणा रतन सिंह, मुकल, एक सेकेंड, रतन सिंह, हमीर, मुकल, लाखा और कुंभा, ये कंप्लीट कर दिए थे। कुंभा का हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी थी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कक्षा होगी हमारी, उसके अंदर हम इसके कल्चरल जो उसकी उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां, उसके ऊपर बात कर देंगे, है ना। तो आज जो हमारी कक्षा है वो इसके ऊपर हमने क्लास ली थी, उसकी एमसीक्यूज के ऊपर क्लास है। जो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो अपन लेकर आए हैं। ठीक है, तो बस शुरू करते हैं फिर अपनी आज की कक्षा को। अरे तैयार हो? रेडी एकदम? चलो तो ये रहा पहला सवाल। निम्न में से किस मेवाड़ शासक ने सिसोदा ग्राम की स्थापना करके राणा शाखा की नींव डाली? इजी सवाल है और इंपॉर्टेंट भी है, पूछा हुआ भी है। बताओ, क्षेम सिंह, राहब, कर्ण सिंह या रण सिंह? तो रण सिंह, जिसे कर्ण सिंह ही कहा जाता है, इसके दो पुत्र थे, एक क्षेम सिंह और दूसरा राहब। क्षेम सिंह से संबंधित शाखा है वो रावल शाखा है, और राहब ने सिसोदा ग्राम की स्थापना करके सिसोदिया वंश की नींव डाली थी। और वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है सिसोदिया वंश का? तो वो हमीर को कहा जाता है, क्योंकि रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद में रावल शाखा जो है उसका दी एंड हो गया था। फिर हमीर ने मेवाड़ राजवंश की जो कीर्ति है उसको पुनः स्थापित किया, और उस हमीर के बाद में ही जो गुहिल वंश है उसके जितने भी आने वाले राजा हुए, शासक हुए, उन सबको राणा या महाराणा कहा जाने लगा था। तो वास्तविक संस्थापक हमीर को कहा जाता है, और कायद मतलब सिसोदा ग्राम की स्थापना करने वाले थे राहब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राहब। ठीक है, आप में से बहुत कुछ लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता वो पता कर लो। अगला सवाल, निम्न में से किस मेवाड़ शासक ने नेपाल में जाकर गुहिल वंश की स्थापना की थी? नेपाल में जाकर। तो राणा रतन सिंह जो थे वो दो भाई थे, है ना। एक तो रतन सिंह खुद थे ही, इनके अलावा एक और थे। इन्होंने नेपाल में जाकर के और सिसोदिया वंश की नींव डाली थी। फिर वापस भी नहीं आए रतन सिंह। जब केसरिया किए रतन सिंह ने, तो उसके बाद में रावल शाखा की जो मेवाड़ राजवंश की जो रावल शाखा थी उसका एंड हो गया था। अंतिम शासक थे ये। कुंभकर्ण जो थे ये नेपाल जा चुके थे। इन्होंने नेपाल में जाकर के तो गुहिल वंश की स्थापना की। इसके सही आंसर क्या हो जाएगा? कुंभकर्ण। ठीक है, इस तरह के कोई शासक नहीं हुए, ये बाद में आए। रतन सिंह खुद रावल शाखा से संबंधित थे। ऑप्शन के हिसाब से भी देखो एनिमरेट करके तो भी आंसर लगा लोगे। अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? बेसिक सा सवाल है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है। चित्तौड़ पर आक्रमण कब हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का? 1301 ईस्वी में, 1302 में, 1303 में या 1304 ईस्वी में? ऑप्शन बड़े क्लोज हैं तो कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्लास में मैंने बताया था आपको कि चित्तौड़ का जो साका हुआ वो राजस्थान का दूसरा साका था, और चित्तौड़ का फर्स्ट साका हुआ था। जो पहला साका राजस्थान का हुआ, राजस्थान का पहला साका, ये राजस्थान का दूसरा साका था। जो पहला साका था वो रणथंभौर 1301 ईस्वी में हुआ था। जस्ट इसके 2 साल बाद में चित्तौड़ ने अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण सहा, और रानी पद्मावती, इन्होंने 1600 रानियों के साथ में जौहर किया। ये आप समझते ही होंगे, जौहर क्लास में मैंने समझा दिया था, नहीं पता तो समझ लो।
जौहर का मतलब किसी शत्रु के हाथ नहीं लगना, पराजय को देखते हुए। तो जो रानी होती है वो अपने साथ में अन्य रानियों के साथ में या अन्य स्त्रियों के साथ में अग्नि के अंदर प्रवेश कर जाती हैं जीवित, ताकि शत्रु हमें हाथ में लगा पाए। अग्नि को काफी पवित्र माना जाता था, आज भी पवित्र माना जाता है, तो उसमें प्रवेश कर जाती हैं। इस प्रथा को कहते हैं जोहर। और जो शासक होता है वो रणभूमि के अंदर शहीद हो जाता है, उसको बोलते हैं केसरिया। तो केसरिया प्लस जोहर दोनों को कहते हैं साका। कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई जिसके अंदर केसरिया तो हुए लेकिन जौहर नहीं हुए, तो उसको अर्ध साका कहते हैं। ठीक है। तो चित्तौड़ पर आक्रमण जब किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो वो था 1303 ईस्वी का समय। रावल जो रतन सिंह है उनका शासनकाल भी इतना ही है, 1301 से लेकर के 1303 ईस्वी तक का, 2 से 3 साल के बीच का इनका शासनकाल रहा है। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ और उसके बाद में चित्तौड़ का पहला साका हुआ। तो आक्रमण की डेट ध्यान रखना, 1303 ईस्वी। चले अगले सवाल के ऊपर। वही सवाल थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है, चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ। यहाँ पे भी सन की बात चल रही है, तो जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ तभी साका होगा, है ना। जनवरी के अंदर उसने घेरा डाला चित्तौड़ का, और अगस्त 1303 ईस्वी के अंदर उसने चित्तौड़ का किला फतेह कर लिया। चले आगे। चलो, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ के युद्ध का साक्षी था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कौन सा इतिहासकार आया था। इसको इतिहासकार कह लो, साहित्यकार कह लो, और उर्दू भाषा का जन्म का भी इसने दिया था। उर्दू जो भाषा है उसका निर्माता यही था। तो कौन था, अमीर खुसरो था, अबुल फजल था, बदायूनी था या सिराज था। तो ये बहुत बड़ी घटना है, ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कौन आया था। तो अमीर खुसरो था। खुसरो ऐसी वाणी बोली है। राग व कई सारी राग ऐसी जिसका जन्म था खुसरो को कहा जाता है। खुसरो ने कुछ संगीत को भी लयबद्ध किया है, उसने उर्दू, उसके अंदर गजल, काफी चीजें इसने निर्मित की हैं अमीर खुसरो ने। तो अमीर खुसरो साथ में आया था, ध्यान रखना इसमें। इसने एक किताब भी लिखी है जिसके अंदर चित्तौड़ के युद्ध का वर्णन है। अब देखते हैं उस अगली किताब कौन सी, अगले सवाल के अंदर। तो अमीर खुसरो ने अपने किस ग्रंथ में चित्तौड़ युद्ध का वर्णन किया है। ठीक, साथ में कौन आया, अमीर खुसरो। उसने युद्ध के अंदर जो विवरण, युद्ध का जो विवरण दिया है वो अपनी कौन सी पुस्तक में दिया है, इसको भी ध्यान रखना। पद्मावत में दिया है, खजाइन उल फतूह में दिया है, मुंतखाब उत तवारीख में दिया है या चचनामा में दिया है। तो पद्मावत, इसको लिखने वाला तो मलिक मोहम्मद जायसी था, है ना। क्लास में समझाया था इसके बारे में मैंने आपको कि इसके अंदर जो विवरण दिया गया है वो थोड़ा कल्पना मात्र का है, इसमें बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं है। क्योंकि 1303 ईस्वी के अंदर साका हो जाता है और इसने किताब लिखी 1540 ईस्वी में। इस युद्ध के 237 साल बाद में इसने एक पुस्तक लिखी, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, हुए भी हैं, है ना। और इसी की पुस्तक के अंदर इसने कुछ माना है, प्रश्न के बारे में देखेंगे। तो पद्मावत होगा नहीं, एनिमुलेट करो। मुंतखाब उत तवारीख, इसके बारे में आपको जानकारी हो नहीं हो वो अलग मैटर है। चचनामा थोड़ा बहुत ध्यान हो तो ये बाबर ने लिखी है। तो बाबर तो मुगल काल से संबंधित हो गया, ये गुलाम वंश है, इसको भी एनिमुलेट करो। अब बच गई दो, खजाइन उल फतूह और मुंतखाब उत तवारीख। तो बस ये थोड़ी याद करने वाली बात है, 50-50 पे पहुंच गई तब भी आंसर तो लगाना ही है। तो उसका सही आंसर है खजाइन उल फतूह। खजाइन उल फतूह के अंदर अमीर खुसरो ने चित्तौड़ युद्ध का विवरण दिया है, ध्यान रहेगा। अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फतूह, जो खिलजी के साथ में युद्ध का साक्षी था, चित्तौड़ के युद्ध का साक्षी था।
क्लियर? चलो तो चलो आगे चले। अब देखो, निम्न में से किस ग्रंथ में अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण रानी पद्मनी को बताया गया? वही जिसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, मलिक मोहम्मद जायसी। किताब कौन सी है वो? पद्मावत है या पद्मावती है या रानी पद्मनी है, या इनमें से कोई नहीं। 1540 में इसने किताब लिखी, उसमें इसने बताया कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो रानी पद्मनी की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसके बारे में कहानी है, हीरामन तोता, और फिर वो ब्राह्मण भी है चित्तौड़ का, फिर वो चला जाता है खिलजी के शरण के अंदर, फिर वो उसको विवरण बताता है। तो उससे चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण ये बताया गया है कि वो उसकी सुंदरता से बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गया था और रानी पद्मनी को वो प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जबकि ये बात सही नहीं है। राजस्थान अध्ययन की जो किताब है हमारा राजस्थान 9th क्लास की नई वाली, उसके अंदर इस बात का विवरण तक नहीं है। चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण क्या है? खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, चित्तौड़ का व्यापारिक महत्व, चित्तौड़ का सामरिक महत्व। मैं क्लास में बताया था मैंने आपको कि जो चित्तौड़ जो है चित्तौड़ ये बिल्कुल मालवा दिल्ली इस रूट पे पड़ता है, तो इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है, व्यापारिक महत्व भी है। और इधर से जो इन्वेडर्स आते हैं अगर वो यहाँ तक घुस भी जाते हैं तो चित्तौड़ से उनको वापस भगाया जा सकता है ना, ये मिडवे टाइप का काम करता है अंदर एंट्री करने से पहले। तो चित्तौड़ की बहुत ज्यादा महत्व था, मालवा की तरफ जाने वाले रास्ते पे पड़ता है। आज भी जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, नेशनल हाईवे के या मेट्रोस के, बुलेट ट्रेन के या कुछ भी, वो रूट यही पड़ता है लगभग लगभग, है ना। दिल्ली से मुंबई का जो कॉरिडोर है वो इस तरह से जाता है निकल के, उदयपुर से चित्तौड़ से होता हुआ। तो ये एरिया जो मेवाड़ का है ये सामरिक महत्व रखता है। राजस्थान अध्ययन की किताब के अंदर ये बिल्कुल भी इसका मेंशन तक नहीं किया है रानी पद्मनी को प्राप्त करने वाली बात, उस बात को मानेंगे नहीं। लेकिन एक इतिहासकार भी हैं, क्लास में समझा बताया था मैंने आपको, एक इतिहासकार है, बड़ा नाम है उनका भी, दशरथ शर्मा भी। दशरथ शर्मा इस मत से सहमत है, यानी कि वो भी ये मानते हैं कि चित्तौड़ पर आक्रमण करने का जो कारण है वो रानी पद्मनी को प्राप्त करना है। तो इस पुस्तक का नाम थोड़ा ठीक से याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं, पद्मावती, पद्मावत, रानी पद्मनी। तो पुस्तक का नाम पद्मावती है। लिखने वाला कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, कब लिखी थी? 1540 ईस्वी को। आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल, चित्तौड़ विजय के पश्चात चित्तौड़ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? यह सवाल भी कई बार पूछा जाता है। खिजराबाद रखा गया था या खैराबाद रखा गया था, खिजरापुर रखा गया था या खैरपुर रखा गया? क्लोज है ऑप्शन, कंफ्यूजन होने का चांस रहता है। खिलजी का पुत्र कौन था? खिज्र खां। इसी को क्या है, सूबेदार या सेनापति बना दिया गया था चित्तौड़ का विजय करने के बाद में, और इसी के नाम से इसका नाम खिजराबाद रख दिया गया था, चित्तौड़ का नाम। फिर जब राणा हमीर ने 1336 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ को पुनः प्राप्त किया, तब वापस मेवाड़ राजवंश की कीर्ति पुनः स्थापित होती। तो खिजराबाद एक जगह आता है, वहां पे खैराबाद भी ऑप्शन आएगा। खैराबाद किसी दूसरे संदर्भ के अंदर है, चित्तौड़ का नाम फिर बाद में खैराबाद भी रखा गया। देखते हैं चित्तौड़ का रखा गया, रणथंभौर किले का रखा गया, किसका रखा गया, जब आएगा तब बताएंगे। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक साथ अभी बता दें तो कंफ्यूज हो सकते कि ये उसका था या उसका था। खिजराबाद। क्लियर? चलो अगले सवाल पे। निम्न में से किस ग्रंथ में राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है?
अब राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन तो कहा गया, ये तो पता है। विषम घाटी पंचानन, विषम मतलब विपरीत परिस्थिति, है ना, विषम घाटी विपरीत परिस्थितियां, पंचानन मतलब सिंह के समान, यानी कि विपरीत परिस्थिति के अंदर सिंह के समान निर्णय लेने वाला या सिंह के समान प्रतिक्रिया करने वाला राणा हमीर को कहा गया है। अभी कहा कौन से ग्रंथ के अंदर कहा गया है या किस जगह पे कहा गया है ना, किस स्रोत के अंदर पता लगता है हमें। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, ये कुंभा द्वारा रचित, मतलब रचित तो अत्रि और महेश ने थी। रसिक प्रिया की टीका में, या फिर ये दोनों है, या इन दोनों में से कोई नहीं है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है, लेकिन साथ ही साथ क्लास में मैंने बताया था रसिक प्रिया की जो टीका कुंभा ने लिखी है, उसके अंदर भी उन्होंने राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा है। तो ये दो सोर्स हमारे पास में आते हैं जहां पे राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। तो इसके दोनों ही आंसर हैं, तो दोनों ही आंसर का मतलब ए और बी दोनों। ध्यान रखिएगा इसको, एक ऑप्शन आ जाता है, इसको ध्यान नहीं देते। अगर मान लो इस ऑप्शन को एनिमिलेट कर दें, ये आपको ऑप्शन में मिले ही नहीं, तब आपको लगेगा कि यार ये तो ऑप्शन ही गलत है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन ही ठीक नहीं है। जबकि अगर ऑप्शन के अंदर ये लिखा हुआ है तो ये भी आंसर माना जाएगा। ठीक है, रसिक प्रिया की टीका और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। अगला, सिंगौली का युद्ध निम्न में से किस के मध्य लड़ा गया। एक लाइन के अंदर इसमें कई सवाल बने थे, क्लास के अंदर समझाया था मैंने। सिंगौली कहाँ है, सिंगौली ये भी पूछा जा सकता है, ऐसा सवाल पूछे गए हैं। बांसवाड़ा में। कहाँ है सिंगौली, बांसवाड़ा में। किस किस के बीच लड़ा गया था, जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच, हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच, रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच, जैत्र सिंह और बलबन के बीच। तो राणा हमीर ने भिड़ते क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया था ना सिंगौली के युद्ध में। कब हुआ था सिंगौली का युद्ध, 1336 ईस्वी। कहाँ है सिंगौली, तो बांसवाड़ा। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ जिसमें राणा हमीर विजय प्राप्त करे थे। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये जो अलग से हैं महत्वपूर्ण युद्ध और राजस्थान के राजपूत राजवंशों का मुगलों से प्रतिरोध या मुस्लिम शासकों का प्रतिरोध, तो वो अपन साथ साथ ही कर रहे हैं, अलग से उसको नहीं करेंगे, है ना। जब पूरी हिस्ट्री पढ़ी जा रही है तो उसको क्यों छोड़ें, कि क्लास ले लेंगे कोई बीच में जिसमें इंपॉर्टेंट वॉर्ड्स वगैरह आपको बता देंगे, बाकी साथ साथ ही चल रहा है तो उसको ध्यान में रखना, अलग से इसके लिए कोई पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है ना। 5-6 ऐसे मेजर हैं शासक जिन्होंने मुस्लिम शासकों को, मुस्लिम सुल्तानों को या सम्राटों को हराया था। तो उनका जो प्रतिरोध है वो अलग से सिलेबस वगैरह में दिया रहता है। अपन जब पूरी हिस्ट्री पढ़ लो साथ साथ में इसको करते चल रहे हैं। क्लियर। जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, उदयपुर के अंदर एक जगह है, बताया था मैंने आपको, ध्यान है क्या, नहीं पता, कमेंट करके बताओ जरा। जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें जैतर सिंह की विजय हुई थी। चलो अगले पे, निम्न में से किस मेवाड़ शासक के काल में चांदी और शीशे का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होने लगा। हुआ यह था कि इन शासक के काल के अंदर जावर से चांदी की खान निकल आई थी, और इसी वजह से क्या है, चांदी और शीशे का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ, जिससे मेवाड़ की आय के अंदर बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी। आय में वृद्धि हुई तो सीधी सी बात है, हर तरीके से तरक्की आएगी। जब पैसा आता है
तो हर तरीके से तरक्की भी हो जाती है। तो ये प्रश्न जो है इसी से संबंधित है। आपको बताना है कि किस मेवाड़ शासक के शासन काल में चांदी और शीशे का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हुआ था। राणा लाखा के टाइम हुआ था, मोकल के टाइम हुआ था, हमीर के टाइम हुआ था, या कुंभा के टाइम हुआ? बताओ जरा। राणा लाखा के टाइम। लाखा से लाख रुपए ऐसे याद कर लेना, लाखों रुपए की आय हुई तो कैसे हुई? चांदी और शीशे के उत्पादन से हुई। ठीक, इस तरह का प्रश्न पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है जो पूछा हुआ है वो दोबारा पूछा जा सकता है। ये प्रवृत्ति रहती है आरपीएससी की भी और आरएसएम एसएसबी की भी, वो क्वेश्चन को रिपीट तो कर ही देता है। 40% या 30% क्वेश्चन के आसपास का ऐसा आता रहता है मोस्ट पेपर के अंदर जो रिपीट होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि 60-70% के आसपास रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि वो करंट के क्वेश्चन रिपीट कर नहीं सकते इसलिए। राणा लाखा। आगे आओ। निम्न में से किस मेवाड़ शासक ने समिधेश्वर मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार करवाया? ये जब अपन मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे थे तब भी अपन ने इसको डिस्कस किया था, क्लास में भी फिर से इसको डिस्कस किया था कि समिधेश्वर का जो मंदिर है वो किस तरह से इसका निर्माण जो है त्रिभुवन नारायण के नाम से मंदिर बना था, समिधेश्वर का मंदिर। इसको निर्माण करवाने वाला था राजा भोज, परमार शासक। मोकल ने क्या किया था? इसी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, तब से इसको समिधेश्वर मंदिर भी कहते हैं, है ना। अगर क्योंकि एक बार यह सवाल आया था कि इसका निर्माण किसने करवाया, तब इसके ऊपर काफी विवाद हुए थे। तो निर्माण राजा भोज ने करवाया था, और इसका जीर्णोद्धार जो करवाया गया था वो जीर्णोद्धार किसने करवाया था? मोकल ने। ठीक है, ध्यान देगी बात, पक्की। चलें आगे। चल, अब आ जाता सारंगपुर के युद्ध की बात। सारंगपुर का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच, रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच, जेत्र सिंह और बलबन के बीच, कुंभा और महमूद खिलजी के बीच। महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में सारंगपुर का युद्ध हुआ था, है ना। नागौर जो राज सिंहासन है उसके ऊपर विवाद चल रहा था, उसके अंदर दो व्यक्ति थे, एक भाग करके कुंभा की शरण में गया, कुंभा ने वापस उसको सारंगपुर में कुछ जगह दे दी। फिर उसका दूसरा भाई फिर खिलजी के पास चला गया, इसने उसको कहा था कि किलेबंदी करना मत तू नागौर में, लेकिन इस कुंभा के जाते हुए ही उसने किलेबंदी शुरू कर दी। फिर कुंभा इसको सबक सिखाने वापस गया, फिर ये भाग करके शम्स खां ये खिलजी के पास चला गया, महमूद खिलजी, और फिर इनके बीच में युद्ध हुआ। लेकिन हुआ क्या? महमूद खिलजी हार गया। मांडू राजधानी थी कहां की? मालवा की। तो मालवा का शासक महमूद खिलजी और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ सारंगपुर का। कब हुआ? 1437 ईस्वी में। डेट भी ध्यान रखना, किस किस के बीच हुआ वो भी ध्यान रखना, किसकी विजय हुई वो भी ध्यान रखना, और कहां से संबंधित था ये वो भी ध्यान रखना। महमूद खिलजी कहां का था? मालवा का। राजधानी क्या थी मालवा की? मांडू। कब हुआ युद्ध? 1437 में। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। किस किस के बीच हुआ? कुंभा और महमूद खिलजी के बीच। किस बात को लेके हुआ? नागौर के उत्तराधिकार को लेकर। लड़ाई तो वहीं से शुरू हुई। ठीक, फिर साहब ये सेना हार गई तो ये युद्ध के मैदान से भाग छूटा। भागते हुए को क्या हुआ? मेवाड़ी सेना ने पकड़ लिया और पकड़ के उसको बंदी बना लिया। बंदी बना के इसको 6 महीने तक कैद में रखा। फिर इसने माफी मांगी कि बाबूजी गलती होगी, छोड़ दो मेरे को कुंभा से। कुंभा ने 6 महीने के बाद में चलो ठीक है बोले छोड़ दिया तेरे को। तो उसकी जो माफी थी उसको एक्सेप्ट कर ली, और फिर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया इस विजय के उपलक्ष्य में। इसके निमित्त
एक लिंग जी के निमित्त बनाया लेकिन विष्णु मंदिर बनवाया, है ना। एक लिंग जी शिव जी से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे आराध्य देव जो उपास्य देव जो विष्णु है उनसे संबंधित ये बनाया गया था, उनको साक्षी मान करके उनके निमित्त बनवाया गया, भगवान विष्णु के निमित्त। इस बात को ध्यान रखना, भगवान शिव का ऑप्शन आ जाता है तो एक लिंग जी से कनेक्ट करके आप उसको आंसर को टिक कर देते हैं, लेकिन वास्तविकता में किसके निमित्त उपास्य देव जो है वो विष्णु के निमित्त बनवाया गया। याद रहेगी बात, आगे चले। चलो तो इस बात का उत्तर मैंने पहले दे दिया है कि किस विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ के किले में विशाल विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो अभी अभी अपन ने इसके बारे में बात कर ली है। बूंदी की भी विजय की थी इन्होंने, मैंने बताया था जब महाराणा सांगा ने पूर्व के अंदर तो बूंदी और भी बहुत सारे छोटे छोटे थे रियासतें उनको जीता, पश्चिम के अंदर आबू सिरोही, उत्तर के अंदर जोधपुर मारवाड़, यहाँ से इन्होंने मैत्री संबंध किया, विवाह संबंध स्थापित किया, है ना। अपना जो इनका जो बेटा था रायमल की शादी कर दी थी जोधपुर के शासक की बेटी से, और दक्षिण के अंदर मालवा और गुजरात, इस चारों दिशाओं के अंदर महाराणा कुंभा ने अपनी विजय पताका फहरा दी थी। तो बूंदी विजय भी थी, लेकिन इसके उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ नहीं बना, सिरोही विजय की स्तंभ भी नहीं बना, बयाना जैसी विजय कुछ हुई नहीं, तो बच गया सारंगपुर विजय। ये प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछा मैंने, लेकिन आंसर इसका यही रहेगा। सही है बात, चला आगे थोड़ा सा। चलो, निम्न में से कौन विजय स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता माने जाते हैं? ठीक है, निर्माणकर्ता की बात नहीं है, तो वो उसको बनाने वाले, यानी कि वो पूरा कीर्ति स्तंभ था, उसका आर्किटेक्ट शिल्पकार वो अलग थे, जेता नापा पूंजा, है ना। रचयिता यानी निर्माणकर्ता वो कौन थे? कवि अत्रि थे, महेश थे। प्रशस्ति, विजय स्तंभ प्रशस्ति, है ना। प्रशस्ति मतलब किसी की प्रशंसा में कुछ जो लिखा जाता है प्रशंसा के अंदर, वो प्रशस्ति कहलाती है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, समुद्र ग्रुप से संबंधित इलाहाबाद प्रशस्ति, तो प्रशंसा में जिसकी कही जाए वो प्रशस्ति कहलाती है। उसके अंदर पूरे राजा की जो विवरण है उसको दिया जाता है, कुछ उपाधियां दी जाती हैं, कई जगह जो उनका वंश है वंश क्रम भी दिखा रहता है, डेट्स वगैरह लिखी रहती है। काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है ये, चीजों को इतिहास को समझने करने के लिए। तो उसके रचयिता कौन थे? अत्रि, महेश, जेता या फिर ए और बी दोनों? तो देखो, कवि अत्रि इन्होंने शुरू किया था, लेकिन बीच में इनका निधन हो गया था, फिर इसको जो बचा हुआ काम था वो महेश ने पूरा किया। तो इसके आंसर हो जाएगा दोनों, कवि अत्रि और कवि महेश दोनों। तो सही आंसर होगा उपयुक्त ए एवं बी दोनों। ठीक है, क्योंकि ये जो है विजय स्तंभ प्रशस्ति एक्चुअली ये सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंदर आता है, लेकिन बीच में युद्ध के विवरण से संबंधित है, इसलिए अपन ने उसको कर लिया था, है ना। वहीं पे एक कॉलम अपन डिस्कस किया था इसके बारे में कि कितने फीट का है, 9 मंजिल का है, तीसरी या कई किताबों के अंदर 9वीं मंजिल पे रहता है कि यहाँ पे अल्लाह लिखा हुआ है ना। कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं, कितनी ऊंचाई का है, 1220 फीट ऊंचाई का है, ये सब अपन ने उसमें डिस्कस किया था, है ना। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि 33 करोड़ जो हिंदू देवी देवता हैं उनकी मूर्तियों का अंकन है, इसलिए भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी इसको कहा जाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। ठीक, तो हमने राणा रतन सिंह, उसके बाद हमीर, फिर लाखा, फिर मोकल और फिर कुंभा, ये हमने कर लिए। कुंभा का जो राजनीतिक इतिहास है वो हमने देखा। अब अगली कक्षा के अंदर हम क्या करेंगे, इनकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं कुंभा की, क्योंकि पूरे मेवाड़ के अंदर सबसे अगर एक विद्यार्थी की नजर से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है वो कुंभा का ही टाइम पड़ता है, क्योंकि इन्होंने युद्ध तो लड़े ही लड़े, साथ साथ के अंदर इन्होंने
बहुत सारे दुर्गों का निर्माण भी करवाया। 84 दुर्गों में से, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का निर्माता कुंभा को कहा जाता है। बहुत सारी इन्होंने पुस्तकें लिखी, इसलिए इनकी बहुत सारी उपाधियां भी हैं, है ना। बहुत सारे इन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। तो ये सब जो है वो अपन अगली कक्षा के अंदर कर लेंगे। तो ऐसे करके कुंभा फिनिश कर लेंगे और उसके बाद में जो भी शुरू होगा अपन वो कर देंगे। तो जल्दी से मेवाड़ को इतिहास को खत्म करके फिर मारवाड़ वगैरह फिर आगे शुरू करते हैं। तो बस राजस्थान का इतिहास जो है वो काफी बड़ा है, पूरी हिस्ट्री के टॉपिक के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा यही है। और कई छोटे छोटे टॉपिक इसी में से निकल के आते हैं, जैसे महत्वपूर्ण युद्ध वो भी यहीं से आते हैं, राजपूतों का प्रतिरोध वो भी यहीं से निकल के आते हैं, किले वो भी यहीं से आते हैं, बावड़ियाँ या और कुछ राजप्रसाद वगैरह वो भी यहीं से निकल के आते हैं। तो ये जो है काफी बड़ा सारा है, तो उसको निपटाने की कोशिश करेंगे जितना हो सके जल्दी। और आपको सारा सिलेबस कंप्लीट मिल जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं, इसलिए कोशिश यही रहती है कि सारा कंटेंट भी मिल जाए, हर चीज समझा दी भी जाए। ठीक है, तो बस अब कुर्सी की पेटियां बांधो, मिलते हैं अपनी अगली कक्षा के अंदर। अच्छा, एक चीज और रह गई, एक सवाल और रह गया। चंपानेर की संधि निम्न में से किस किस के मध्य हुई थी? गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन एवं मांडू शासक महमूद खिलजी के मध्य, गुजरात सुल्तान कुतुबुद्दीन एवं आबू के देवड़ा सहसमल के मध्य, मांडू शासक महमूद खिलजी या आबू के देवड़ा सहसमल के मध्य, राणा कुंभा एवं आबू के देवड़ा सहसमल के मध्य। सही आंसर क्या है इसका? तो जब ये एक लेकी पार नहीं पड़ी है ना महमूद खिलजी की और कुतुबुद्दीन ऐबक की, इसने क्या है कि इसने और इस आबू के देवड़ा ने मिलकर के कुंभा पे अटैक किया था, लेकिन ये हार गए। तो रास्ते के अंदर वापिस आ रहे थे तो ये मिला इनको कुतुबुद्दीन महमूद खिलजी, ये बोला यार अपन मिल के आक्रमण करें तो जीता जा सकता है। और फिर इसके बीच में दोनों के बीच में एक संधि हुई, इसको चंपानेर की संधि कहते हैं। संधि में क्या हुआ कि हम तो अटैक करेंगे तो जीत तो जाएंगे ही, तो जो मेवाड़ का जो एरिया है, जो उसका साम्राज्य है, उसको अपन आपस के अंदर बांट लेंगे। तो इसी संधि को कहा जाता है चंपानेर की संधि। कब हुई थी ये? 1456 के अंदर हुई। ठीक है, और ये हुई थी गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन एवं मांडू, या मालवा भी आ जाए लिखा हुआ तो भी एक ही बात है, मालवा की राजधानी है मांडू। गुजरात का कुतुबुद्दीन और मांडू या मालवा का शासक महमूद खिलजी, इनके बीच में हुई थी चंपानेर की संधि। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। तो बस साथियों, आज के लिए बस इतना ही, अपनी अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। और अगर आप पहली बार देख रहे हो, यहाँ तक पहुंचे हो, तो कुछ तो समझ में आया ही होगा, तो लाइक शेयर कर दो इधर उधर, है ना। और अपने सहपाठियों मित्रों के साथ में वीडियो को शेयर कर दो। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं कोर्स के अंदर, तो बिल्कुल जेन्युइन प्राइस के ऊपर स्टडी पिलर ऐप पे जाइए, रजिस्टर्ड हो जाइए। बहुत जेन्युइन प्राइस के अंदर आपको कोर्स मिल रहा है, सारे सिलेबस आपको मिल जाएगा। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो विजिट जरूर करें एक बार जाकर के, है ना। रोज हम मिलते हैं एमसीक्यूज लेकर के, फिर से अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।